नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? आज का ये वाला सेशन थोड़ा इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है। जो 71st बीपीएससी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो एक बार उन क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करना ज़रूरी है। हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने क्लास में जो किया था, स्पेशली यूट्यूब पे जो हम लोगों ने सेशंस किए हैं, वहाँ से कितने क्वेश्चंस आए हैं हमारे। और उसके अलावा हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि बीपीएससी ने कहाँ से ये क्वेश्चंस रेज किए हैं। कई सारे क्वेश्चंस हमारी क्लास से नहीं रहे हैं, उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे, राइट। तो उन सभी पर बात करते हैं, एक एक करके देखते हैं कि क्वेश्चंस कहाँ से रहे। जैसे एक सवाल था आपके सामने, ये भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में। एक्चुअली क्वेश्चंस आपके स्टेटमेंट बेस्ड हैं, तो जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं तो है ना, आपको एक नहीं मतलब उसमें दो तीन के बारे में जानना अनिवार्य होता है, तब जाकर के आप उसमें क्लिक कर पाते हैं। जैसे ये हम लोगों ने अपनी क्लास में कई बार बात किया है कि 640.3 बिलियन डॉलर जो है वो भारत का फॉरेक्स रिजर्व रहा है। हम लोग जब सर्वे कर रहे थे तो भी मैंने आप लोगों को दिखाया था। हम लोगों ने निर्णायक में क्लास किया, उसमें भी बात किया, बूस्टर में किया था, वहाँ पर भी बात की, एमसीक्यू में भी बात की। उसके अलावा ये हम लोगों ने क्या कहते हैं, ये इम्पॉर्टेंट इको एमसीक्यू जो किया था, इसमें जिसमें हम लोगों ने इंडिया का बजट और सर्वे, यानी कि एक तो जो हम लोगों ने बीओपी वाला क्लास किया था, एमसीक्यू वाला, वहाँ भी ये क्वेश्चन था। उसके अलावा भी जो 4 दिन का आपका मैराथन हुआ था, तो इंडिया का बजट सर्वे हम लोगों ने सेकेंड डे में किया था। तो सेकेंड डे में जाकर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45, तो वहां पर हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया हुआ है ना। तो ये सही है स्टेटमेंट अपने आप में, लेकिन एक और है यहां पर, कह रहा उपरोक्त में से एक से अधिक। तो एक और है यहां पर कि दुनिया में 7वां सबसे बड़ा है। ये सवाल भी हम लोगों ने किया था, है ना, सेम सेशन में, क्वेश्चन नंबर 48। मतलब अगर आप यही मैराथन का जो लास्ट सेकेंड वाला मैराथन हुआ था 2, उसमें क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे आप, तो हमने कहा था कि चौथे नंबर पर भारत है, यानी कि सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अब रही बात तीसरे स्टेटमेंट के बारे में, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया, है ना। ये स्टेटमेंट जो है 24 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बीओपी घाटे के कारण कमी आई है। तो ये हम लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने क्लास में बात करते समय बात की थी कि कमी नहीं आई है, बल्कि पिछले के मुकाबले इंक्रीज हुआ है, ज्यादा हुआ है ना। तो देखा जाए तो ये एक सवाल यहां से, और ये हम लोगों ने बातचीत के दौरान चर्चा की थी अपनी क्लास में, और मैंने कहा था आप लोगों से निर्णायक में कि कमी नहीं हुआ है, ये लगातार बढ़ता जा रहा है ना। तो खैर, अच्छा, एक सवाल ये है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 19-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीबी में दर्ज किया है। बेसिकली एएसओ डीएसओ में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 से सीधे सीधे क्वेश्चंस थे, खास करके जो नेशनल रिपोर्ट और स्टेट स्पेसिफिक रिपोर्ट्स हैं, वहां से उन्होंने क्वेश्चन रेज किया था। ये क्वेश्चन हम लोग को भले यहाँ पर एनएफएचएस का रेफरेंस लिया गया है, लेकिन ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का वहां से जाकर के खोजेंगे तो इट विल बी डिफिकल्ट। ये बेसिकली आपको पता है कि नीति आयोग जो मल्टी डायमेंशनल, मतलब नेशनल एमपीआई जारी करती है, तो नीति आयोग जो नेशनल एमपीआई जारी करती है, इसमें एनएफएचएस का डेटा यूज करती है। एनएफएचएस का डेटा यूज करती है नीति आयोग। अभी जो नीति नेशनल एमपीआई का जो सेकंड, जो कि लेटेस्ट हमारा है, उसमें नीति आयोग ने एनएफएचएस 5 का डेटा यूज किया है, यानी कि 2019 से 21 का डेटा यूज किया है। तो बेसिकली हम लोगों ने जब नेशनल नीति आयोग से पॉवर्टी का किया था, तो भारत के बारे में बात की थी, बिहार के बारे में बात की थी, है ना। बाकी जो उसका जनरल रैंकिंग है वहां पर चर्चा नहीं की थी। तो आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस क्वेश्चन कि 6% से कम, है ना, गरीबी जो है, एमपीआई पॉवर्टी जो है वो किन स्टेट्स में है। तो बेसिकली यूपी में तो नहीं है, लेकिन इन दोनों में श्योर होना मुश्किल था। वैसे तो इन दोनों ही में 6% से कम गरीबी है, तो यहां तो ऑप्शन डी हो जाएगा। बट अगर मैं कहूं कि क्लास में इसके बारे में बात हुई है, तो ऑनेस्टली क्लास में इसके बारे में हमने चर्चा नहीं की थी। जो चर्चा हुई थी वो मैंने आपको बताया, और भी कई सारी चीजों पर बात हुई थी, लेकिन ये जो रैंकिंग की बात है, इस पे हम लोगों ने बात नहीं की थी। खैर, उसके बाद ये वाला सवाल है एमएसएमई को लेकर के। मैंने आप लोगों को एमएसएमई वाले सेक्शन में कहा था कि एमएसएमई से सवाल रह सकता है,
और जैसे हम लोगों ने, अगर हम सिर्फ वाईटी की बात करें तो वाईटी पर इंडस्ट्रियल वाला जो हम लोगों ने सेक्शन एमसीक्यू का किया था, वहां पर भी इसके बारे में बात की थी। उसके अलावा है ना, ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाले में इसके बारे में बात की थी। या फिर अगर आप लोग याद करो कि 200 प्लस एमसीक्यू लेकर के आए थे, तो एक सवाल ऐसा हो गया था जहां पर मुझे डेटा नहीं याद आ रहा था, तो मैंने उसको क्वेश्चन मार्क कर दिया था। आप लोगों में से कुछ लोगों ने कहा था कि सर 30% के आसपास है। बाकी उसके बाद है ना, उसके बाद जो ये मैराथन वाला सेक्शन है उसमें हम लोगों ने ये सवाल किया था। सो बेसिकली यहां पर हमने देखा कि हमने यहां पर ये बात की हुई 30.1% है। अगर आप ऑप्शंस को देखें, है ना, तो कह रहा है कि कितने से बढ़कर के कितना हो गया है। सो 30.1% वाला एक ही ऑप्शन है यहां पर, और यहां डी ऑप्शन ये नहीं कह रहा है कि नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर आपको ये 30% के आसपास याद है, मैंने कहा भी था कि 1/3 के आसपास करता है, और उस पर जोर भी दिया था। अगर आप याद करो इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाले सेक्शन में जाकर के ये वाला क्वेश्चन देखेंगे तो, जो कि आपका रिवीजन एमसीक्यू हो रहा था। तो ये मैं कह सकता हूं कि अपने ही क्लास से है। वो पिछला वाला सवाल भी मैं कह सकता हूं कि अपने क्लास से है ना, मतलब फर्स्ट वाला जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। अभी ये सवाल देखिए, आप कह रहे हैं कि क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार 2020 का परिणाम नहीं था। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 जो है, इसके बारे में ऑफ कोर्स हम लोगों ने चर्चा नहीं की थी, लेकिन अगर हम ये कहें कि क्या हम लोग अपने क्लास से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, तो कर सकते थे। हमने अपने सभी क्लासेस में जब नीति आयोग के बारे में बात की, आपके बूस्टर बैच में नीति आयोग के बारे में बात की, 15 मिनट में 50 क्वेश्चन 5 ईयर प्लान से और नीति आयोग था, उसमें भी, है ना। उसके अलावा एमसीक्यू के थ्रू कई बार हम लोगों ने बात किया, और ये सवाल आपके सामने था, है ना, जिसमें कि नीति आयोग के जो से जुड़े हुए 3 संस्थानों के बारे में, 3 चीजों के बारे में बात की गई है। तो उसमें मैंने बताया था कि डीएमयू जो है ये इसका अटैच्ड ऑफिस है, NILERD जो है ये ऑटोनॉमस है, और अटल इनोवेशन मिशन यानी कि एम जो है ये नीति आयोग का इनिशिएटिव है। तो बेसिकली ये 2020 नहीं, नीति आयोग तो 2015 से शुरू हो गया था। और जब हम लोग AIM 2.0 कर रहे थे तो भी मैंने कहा था कि ये वाला चीज इंपॉर्टेंट है, कहीं से पूछ सकता है। लेकिन ये तो सीधा सा सरल सा क्वेश्चन है कि अटल इनोवेशन मिशन जो था, तो ये कह सकते हैं कि हमारी क्लास से ये क्वेश्चन है, और इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी, क्योंकि AIM जो है ये नीति आयोग से निकल करके आता है। अब ये वाला सवाल देखते हैं हम लोग, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे से है। बेसिकली इसका ये जो यहां पर लगा हुआ है, इसका इस सवाल से सीधे सीधे संबंध नहीं है ना, क्योंकि एक थोड़ा सा फर्क है। आप लोगों ने ग्रुप में भी एक सवाल मेरे से पूछा था कि सर आपने 2 बार अलग अलग आंकड़े बताए हैं, लेबर फोर्स का, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का और वर्क टू पॉपुलेशन रेट के 2 अलग अलग आंकड़े आपने बताए हैं। तो मैंने आप लोगों को फिर बाद में अगले क्लास में निर्णायक बैच में ही शायद वो कंफर्म किया था, है ना, कि वो अलग अलग आंकड़े क्या हैं। सो बेसिकली ये जो आंकड़ा है आपके सामने, ये LFPR और WPR का आंकड़ा है फॉर द एज ग्रुप ऑफ 15 ईयर्स एंड अबव। ये आंकड़ा है 15 ईयर्स एंड अबव का, जो कि PLFS यूज करती है, और इसी के आधार पर बेरोजगारी दर जो है 3.2% है। इसी के आधार पर आप बजट में भी बात करेंगे तो यही बताया गया है, PIB में भी जाकर के पढ़ेंगे तो यही आंकड़ा बताया गया है। तो इकोनॉमिक सर्वे का ये अनएम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर खोल करके जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे सामने ये डेटा आया था कि कार्यबल भागीदारी दर सभी उम्र के लिए कितना है, और वहां पर ये स्टेटमेंट जो है यहां पर जो लिखा हुआ है ना, वो स्टेटमेंट को मैंने अंडरलाइन भी किया था, बट मुझे लगा कि वो जो सवाल पूछेगा वो सीधा सीधा सवाल पूछेगा। अब इतना घुस करके ये वाला सेक्शन सभी उम्र के लिए वाले से नहीं पूछेगा, बट उसने यहीं से पूछ लिया। तो बेसिकली 90% कम नहीं है, सिर्फ 12 स्टेट्स या यूटीज ऐसे हैं, 12 स्टेट्स यूटीज ऐसे हैं जो कि 43.7% के वर्क टू पॉपुलेशन रेशियो से कम है, जो नेशनल एवरेज है। तो ये स्टेटमेंट तो वैसे गलत है। अगर आप लोगों ने इसको यहां से भी अगर मिलाया होगा तो WPR 58.2 है 15 ईयर्स एंड अबव का। तो अगर ये आप लोगों ने याद करके किया होगा तो भी आपका गलती सही, लेकिन ये चीज सही हो गया होगा। बेसिकली ये और ये वाला स्टेटमेंट भी पूरा का पूरा
वहीं से उसी चैप्टर के 2 पैराग्राफ से बना। उस पैराग्राफ से अलग अलग क्वेश्चंस आप लोगों को ध्यान होगा मैंने रखा था, जैसे किसका पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा है, किस प्रकार की नौकरियां ज्यादा हैं, रोजगार कार्य का मतलब क्या है पीएलएफएस के द्वारा, ये सारे सवाल बनाए। लेकिन मुझे नहीं लगा कि बीपीएससी यहां तक जाकर के क्वेश्चन पूछेगी, बट वहीं से जाकर के क्वेश्चन पूछा। कह रहा है कि 2021-22 के बाद से शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं के श्रमबल भागीदारी में अधिक वृद्धि हुई है। तो दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट, लेकिन अगर आपने इसको काट दिया और ये कृषि में महिला श्रमिकों की हिस्सेदारी 2017-18 से 23-24 की काफी कम हो गई है, तो ये जानना चाहिए कि कृषि में महिलाओं की श्रमबल सहभागिता दर जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है ना। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो एकमात्र स्टेटमेंट ये सही हो जाएगा, राइट। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को तो मैं क्या कह सकता हूं कि कैसा मुझे फील हो रहा है, क्योंकि वो सेक्शन करने के बावजूद भी सवाल बना सकता था वहां से, लेकिन नहीं बनाया। मुझे लगा कि आप लोगों के सामने ऐसे ही इतने सारे सवाल हैं, ये पूछेगा नहीं, और यही पूछ दिया। तो ये एक हम लोग के अंदर भी एक रिग्रेट हो जाता है टीचर्स के अंदर कि ये क्वेश्चन कर सकते थे, बना सकते थे, दे सकते थे, लेकिन नहीं दिया और वहां से पूछ लिया। खैर, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कंपोनेंट्स अंडर युवा फ्रेमवर्क। जब हम लोग बिहार सरकार की योजनाओं का वीडियो हमने किया था, बूस्टर वाले में जो डाला था आपके लिए, तो वहां पर जब युवा के बारे में बात हो रही थी, खास करके ये जो आपका बिहार स्टार्टअप नीति जो है, वहां मैंने कहा था कि कुछ नीतियों के बारे में बजट में स्पेशली बोला गया है सम्राट चौधरी के द्वारा, उसमें एक ये नीति है और इसके बारे में थोड़ा डिटेल भी वहां दिया हुआ था, राइट। तो इसके और डिटेल में जाकर के ये 2-3 स्लाइड का बना हुआ था, उसमें का एक स्लाइड ये है, और मैंने देखो यहां पर एक स्टार मार्क भी बनाया था कि ये वाला सेक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, राइट। तो वैसे तो 4-5 जगह स्टार मार्क्स बनाए थे मैंने, लेकिन स्टार मार्क्स एक यही फंसा है। और यहां मैंने कहा था कि युवा जो है, ये इसका 4 का ही ये फुल फॉर्म है, यस टू स्टार्टअप, अवेयरनेस, नेटवर्किंग, मेंटरिंग, अनलिश रेगुलेटरी, इनेबलिंग, सपोर्टिंग स्टार्टअप, वाइब्रेंसी इन एजुकेशन, एक्सेस टू फाइनेंसेस एंड अदर सपोर्ट, राइट। तो वही पूछ रहा है कि क्या नहीं है, तो इसमें कहीं भी इंटरनेशनल मार्केट एक्सपेंशन स्कीम के बारे में चर्चा नहीं है ना। वाइब्रेंसी इन द इकोसिस्टम है ना, रेगुलेटरी इनेबलर सपोर्ट, राइट। तो ये दोनों है, ये पूछ रहा है क्या नहीं है, तो सी यहां पर हो जाता है। मैंने कहा था कि ये जरूरी चीज था, ये अपने वाईटी के बूस्टर वाले क्लास से ही है। अब ये सवाल, ऑफ कोर्स ये सवाल हमारा जो सर्वे है वहां से है ना, और ये सेक्शन जो पॉपुलेशन वाला सेक्शन है, इसको मैं मेंस में टच करता हूं और नहीं प्री के लिए टच किया था। खैर, बट जो स्टेटमेंट है यहां पर कि बिहार में युवा जनसंख्या 0 से 19 वर्ष के अनुपात में 41 तक काफी गिरावट का अनुमान है, ये स्टेटमेंट भी सही है। और ये स्टेटमेंट भी सही है कि जनसांख्यिकीय लाभांश 2041 के आसपास चरम पर होने की उम्मीद है ना। डेमोग्राफिक डिविडेंड 2041 के आसपास मैक्सिमम होगा बिहार में। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं आपके। सो ऑफ कोर्स ये वाला सेक्शन मैंने नहीं किया था वहां से, कि उस हिसाब से बीपीएससी पूछती नहीं है। हम लोग अपनी क्लास में जो क्वेश्चंस है ना, जो हमने किया है उस पर भी बात करेंगे, जो नहीं किया है उस पर भी बात करेंगे। हिट रेशियो एक बार देख लेंगे, क्योंकि मैंने हमेशा बच्चों को ये कहा है, जैसे कुछ बच्चे क्लास में लगातार पूछते रहे कि सर समय कम है क्या करें, मैंने उनको ये कहा कि मेरी क्लासेस और मेरे नोट्स एमसीक्यू वगैरह से कर लो, अगर इससे बाहर आएगा तो वो सबके लिए बाहर आएगा, है ना, तो परेशान नहीं होना होगा। तो उस हिसाब से कभी क्या, उसके पहले सारे एग्जाम्स में अपना स्ट्राइक रेट में यही होता था कि 2-3 सवाल ऐसे, यानी कि यहां तक कि 69th में भी जो क्वेश्चंस पूछे थे सिर्फ 2 सवाल मुझे ध्यान है, एक इंसॉल्वेंसी वाला और एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव वाला सवाल। ये 2 सवाल मैंने नहीं कराए थे, बाकी सारा सवाल अपने ही क्लास से था। पिछले साल भी ज्यादा सवाल नहीं हो पाया था पीडब्ल्यू पर, है ना, लेकिन जो भी बिहार का और भारत के बजट सर्वे वगैरह से रखा था सारा सवाल वहीं से था, यहां तक कि एमसीक्यू से भी जो हम लोगों ने किया था सवाल थे वहां से। तो ये थोड़ा मेरे लिए है ना, जिस हिसाब से इन्होंने सवाल बनाया। और कुछ कुछ एरियाज ऐसे हैं कि मैं वहां जा करके अपने आप को मैंने पीछे खींच लिया कि इतना डीप नहीं जाएगा, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ लिमिटेशन जिस हिसाब से इन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं। तो ये इसका रिग्रेट है, इसीलिए ये सेशन जरूरी है। आपके लिए जितना जरूरी है मेरे लिए उससे ज्यादा जरूरी है आपको कन्वे करना, है ना। 23-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में कौन सा कथन सही है, ये एक ही जगह से ये सवाल है ना, और ये बिहार वाला है। तो आपका जो
पहले तो हम लोगों ने ये बिहार सर्वे में किया ही है, बिहार स्पेशल वाले में एमसीक्यू में किया ही, उधर खोजेंगे तो मिल जाएगा आपको। उसके अलावा जो आपका अभी हम लोगों ने लास्ट में महा मैराथन किया था, तो ये बिहार वाला यानी कि थर्ड मैराथन में जो बिहार स्पेशल है उसमें जाकर के देखोगे क्वेश्चन नंबर 60 और क्वेश्चन नंबर इसका ढक गया है, ये शायद उसके पहले का होगा, है ना, 50 का, ये उसके पहले का क्वेश्चन है। तो सेम सीक्वेंस में आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इस पर हम लोग बाद में बात करते हैं, पहले ये देख लेते हैं। जीएसटी में स्थिर मूल्य पर तृतीय क्षेत्र की अनुमानित हिस्सेदारी 58.6%, तो यस 58.6%, ये है ना, ये सवाल यहां पर है। और ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि बिहार एफआरबीएम ने इसको राउंड फिगर कर दिया है, क्योंकि राउंड फिगर भी पूछा था लास्ट ईयर। तो 20, 21, 59, ये ध्यान होगा आप लोगों को, है ना। ये कह रहा है, ये मैंने आप लोगों को शायद ध्यान होगा कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जब मैंने आप लोगों को कहा था कि ये इंपॉर्टेंट होता है, यूपीएससी पूछती थी, ये कहा था, आप लोगों को ध्यान होगा अगर। और ये जितना ज्यादा अच्छा होता है देश के लिए या राज्य के लिए, सबके लिए अच्छा होता है। 4.6%, 4.6%, ये क्वेश्चन 60वां क्वेश्चन है, आप देख लो। तो अगर ये दोनों है तो आप वैसे भी डी सही कर सकते थे। अब जब जहां तक पहले स्टेटमेंट का है, ये वहीं पर है आपका जो सर्वे के शुरुआत में ही है, इसको भी अंडरलाइन किया था, क्वेश्चन मैंने बनाया नहीं कि अब इस हिसाब से नहीं पूछेगा, बट किस्मत की बात है। तो ये प्रति व्यक्ति जीएसडीपी जो है 12.8% से बड़ा है करंट प्राइस पर, है ना। मौजूदा कीमतों पर 12.8% से बढ़कर के 66,828, ये तो हम लोगों ने कई बार याद किया था, तो ये बढ़ा है आपका। और अगर स्थिर मूल्यों पर कहें तो 7.6%, है ना, तो उससे बढ़ा है, जो आपका 33,000 कुछ करके है ना। तो ठीक है, अगर ये दोनों भी आपको ध्यान रहता क्लास से तो भी आप इस सवाल को कर सकते थे। तो ये कह सकते हैं, है ना, कि ये क्वेश्चन हम लोग अपने क्लास के हिसाब से ठीक कर सकते थे। अब इस सवाल को देखते हैं। पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24 के अनुसार, ये बिहार के लिए है, ऑफ कोर्स हम लोगों ने इस पे चर्चा नहीं की है, लेकिन अगर आप स्टेटमेंट्स को देखें और हम लोगों ने, अगर आपने अटेम्प्ट किया होगा तो किस हिसाब से सोच सकते थे। ज्यादातर महिलाएं औपचारिक नियमित वेतन वाली नौकरियों में कार्यरत हैं बिहार में, सवाल ही नहीं उठता है। औपचारिक या नियमित वेतन यानी कि जो जॉब में सैलरी, मतलब जॉब में जाती हैं काम करने के लिए, बाकायदा उनको सैलरी मिलती है, प्राइवेट हो या पब्लिक सेक्टर हो। ज्यादातर महिलाएं हमारे यहां, महिलाएं क्या, ज्यादातर लोग जो हैं पूरा मिला लें तो वो स्वनियोजित सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले लोग हैं। ये हम लोगों ने भारत के संदर्भ में किया था कि भारत में सबसे ज्यादा लोग स्वनियोजित हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो ये सवाल वहां से कट जाता है। अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित हैं जो अक्सर घरेलू उद्यमों में सहायक के रूप में काम करती हैं। अधिकांश महिलाएं द्वितीय क्षेत्र में कार्यरत थी, सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि बिहार का द्वितीय क्षेत्र उतना डेवलप है ही नहीं। बिहार सबसे ज्यादा नौकरी देता है प्राथमिक क्षेत्र में, तो ज्यादातर महिलाएं प्राथमिक क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, है ना, रूरल एरियाज में। तो ये क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो मैंने देखो, अब ये तो मैं नहीं कहूंगा कि हमारे क्लास से है, ऑफ कोर्स नॉट, लेकिन अगर जिस हिसाब से हम लोगों ने बात की है, अगर वहां से आप लोगों ने कॉन्सेप्ट्स को लिया हो, क्योंकि ये ऑफ कोर्स चर्चा की है, बिहार के संदर्भ में चर्चा नहीं की है। बिहार के संदर्भ में अलग अलग तरीके से हम लोग कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करके चर्चा करते हैं। तो जैसा मैंने कहा था कि क्वेश्चंस के हिसाब से अगर आप दिमाग को स्थिर रख करके अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये क्वेश्चंस हैं, लेकिन एग्जाम का प्रेशर अलग होता है, वी कैन अंडरस्टैंड दैट, है ना। खास करके जैसे एग्जाम के बाद पेपर मेरे पास भी आया, मैं एग्जाम से बाहर था, मैं खुद ही सोच रहा था कि बच्चों ने कैसे किया होगा और अपनी क्लास से कितने क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चंस को देख करके लग रहा था कि नहीं। तो क्लास के बाहर अभी 2-3 दिन के बाद कहना आसान होता है, कैन अंडरस्टैंड दैट, बट यस, मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं कि दिमाग ही अपना असली हथियार होता है एग्जामिनेशन हॉल में। ये जितना शांत रहेगा आपका प्रदर्शन उतना ही अच्छा रहेगा। अगला सवाल देखते हैं, मिशन दक्ष के बारे में। मिशन दक्ष के बारे में ऑफ कोर्स हम लोगों ने नहीं चर्चा की है। ये वैसे भी मिशन दक्ष 2023 में शुरू किया गया था, दिसंबर 2023 में, तो नहीं कराया है मैंने आप लोगों को। तो ये ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़े वर्ग, जो मतलब उसमें पढ़ाई लिखाई में जो बच्चे पीछे रह गए हैं, मतलब परफॉर्मेंस उनका अच्छा नहीं है, उनको व्यक्तिगत सलाह प्रदान करने के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया था बिहार सरकार के द्वारा। अभी ये सूची है,
अभी इसके बारे में अगर कहा जाए तो जैसे अभी सबके बारे में नहीं कह सकते, लेकिन 2023 में मैंने ही नहीं, लगभग सभी शिक्षकों ने, करंट अफेयर्स वाले, इकोनॉमिक्स वाले, सभी ने कई बार मिस्ट्री के बारे में बात की होगी, क्योंकि 2023-24 के बजट में, है ना, कई सारी योजनाएं जनजाति क्षेत्र के लिए, गोबर गैस से जुड़ा हुआ, मिस्ट्री योजना, ये सारी योजनाएं, है ना, लगातार थी। तो बेसिकली ये मिस्ट्री योजना 2023-24 के केंद्रीय बजट में पेश किया गया था। अच्छा, उसके साथ साथ पर्यावरण के लिए जीवन शैली, ये तो जब भी मैं इन्वायरमेंट वाला सेक्शन करता उस पर बात करते हैं। कुछ लोगों ने, जिन लोगों ने पिछले साल ऐसे का क्लास किया होगा, उसमें इन्वायरमेंट का टॉपिक करा था, उसमें भी मैंने बात किया था, है ना, कि ये युवाओं को प्रेरित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ग्लासगो में जाकर के पंचामृत का कंसेप्ट दे करके आए थे, उसमें लाइफ के बारे में बात किया था, लाइफ स्टाइल फॉर यूथ। तो ये कैसा लाइफ स्टाइल? तो प्रो इन्वायरमेंट लाइफ स्टाइल। तो ग्लासगो जो COP26, अगर ये, क्योंकि ये इसके बारे में काफी चर्चा हुई है, हर बार इसके बारे में चर्चा हो, जब हम लोग इन्वायरमेंट और इंडिया के कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में चर्चा, लास्ट ईयर मेंस को लेकर के जब हम बात कर रहे थे, इसके बारे में चर्चा की थी। ये सब कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसको कि आप नहीं कह सकते कि आप उस साल जो करा रहे हैं MCQ या क्लास में करा रहे हैं वहां से फंस जाएगा। ये सारी चीजें होती हैं कि आप करते आ रहे हैं, ये आपके पास इकट्ठा रहता है और आप कर जाते, तो ये चीजें हमेशा चर्चा में रहती हैं। तो अगर आप C का चौथा से भी सिर्फ जाएं, क्योंकि मेरे हिसाब से इन चारों ऑप्शंस में सबसे आसान ऑप्शन यही था, अगर आप C का चौथा करके जाएं तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और उपरोक्त में एक से अधिक मैचिंग में तो नहीं होगा, तो आप इसके साथ जा सकते थे। मिस्ट्री जिनको याद होगा, जो लोग पहले से एग्जाम दे रहे थे, तो B का, है ना, पहला जो है वो भी यहां से पकड़ लेते। तो इस हिसाब से, इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप प्रश्न को देख करके घबराएं नहीं, उन स्टेटमेंट्स को पढ़ें, तो वो चीजें कवर हो जाती हैं, है ना। अभी जैसे ये सवाल था आपके सामने, किसान ऋण पोर्टल के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र प्रोत्साहन योजना के तहत मैनुअल दावे किस संस्थान को प्रस्तुत करते थे? तो एक गेस आदमी नाबार्ड के साथ जाता है, तो अगर हम नाबार्ड के साथ जाएं तो नाबार्ड के साथ एक नहीं है, दो ऑप्शंस हैं, और यहां पर डी भी है। यह सवाल अगर मुझे वैसे मिलता भी तो मैं आप लोगों को शायद नहीं ही कराता। तो ये कुछ एक ऐसे सवाल होते हैं बीपीएससी के हर एग्जाम में, कुछ एक ऐसे सवाल होते हैं जो हमको चौंकाते हैं। तो दिस इज वन ऑफ सच क्वेश्चंस, चौंकाने वाला। तो खैर, इसका ऑप्शन भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड है ना। तो अभी आप यहां पर जिसको मतलब ऐसे दिमाग लगाने की कोशिश करें कि आप नाबार्ड के बारे में बात कर रहे हो, नाबार्ड क्या है? नाबार्ड रीफिनांस इंस्टीट्यूशन है, पुनर्वित्त संस्थान है, और इसको फंडिंग कहां से आती है? इसको फंडिंग आरबीआई करती है। तो बेसिकली नाबार्ड रीफिनांसिंग इंस्टीट्यूशन है, आरबीआई इसको देखता है, आरबीआई उसको फंडिंग करता है, और नाबार्ड फिर आगे की ओर फंडिंग करती है। तो अगर आप वहां से लॉजिक लगाएं तो बात अलग है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है तो फिर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे। मैं भी आपकी जगह पर होता तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ ही देता, बिकॉज यू नेवर नो, क्योंकि इस तरीके का सवाल है ये कि इसमें कोई भी ऑप्शन सही हो सकता है, इसमें कोई भी ऑप्शन सही हो सकता है। सी को थोड़ा छोड़ करिए, क्योंकि राष्ट्रीय भुगतान निगम के बारे में कर रहा है, ये पेमेंट एंड सेटलमेंट देखता है, हम लोगों ने आरबीआई में इसके बारे में बात की है, बट स्टिल ए और बी दोनों में से कोई भी हो सकता है ना। यस, और यू नेवर नो, ये तीनों भी हो सकते थे, तो आप ये सवाल नहीं करते, मैं भी नहीं करता, तो ये समझदारी रहती। बाकी अगर आपको पता था तो दैट वाज गुड। ओके, सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश की भारत से अधिक साझेदारी थी? तो आयरलैंड के साथ। हम लोगों ने ये क्वेश्चन तो किया था कि सेवाओं के निर्यात में भारत का रैंक क्या है। हमने ये भी किया था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स वगैरह के निर्यात में भारत का रैंक क्या है, उसमें दूसरा रैंक है। सेवाओं के निर्यात में भारत का रैंक 7th है। ये सब किया था, लेकिन सबसे ज्यादा सर्विसेज किसको एक्सपोर्ट करता है भारत? वी मिस दिस, है ना। तो ये नहीं किया था अपने क्लास पर। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें कोई इफ या बट तो होता नहीं है। तो भले ही भारत का 7th रैंक हो, बट आयरलैंड के साथ करता है। वी डिड नॉट डू दैट, ऑफ कोर्स। ये क्वेश्चन हमारे क्लास से नहीं है। यूएनडीपी द्वारा विकसित सीपीएम, अभी सीपीएम क्या है? हम लोगों को इतनी सारी चीजें पढ़नी होती हैं,
ये बहुत मुश्किल हो जाता है कौन सा एरिया आप कवर करेंगे कौन सा नहीं, क्योंकि सीपीएम 1996 में यूएनडीपी के द्वारा शुरू किया गया था। ये हम लोग पढ़ते थे जब हम एग्जाम देते थे, है ना, तो हम लोग पढ़ते थे सीपीएम के बारे में। क्योंकि सीपीएम जो है, जैसे अभी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर एमपीआई जारी किया जाता है। ये तो जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का इनिशिएटिव्स कह सकते हैं, प्रारंभ कह सकते हैं, वो सीपीएम से हुआ। तो हम लोगों ने हम लोग इसको पढ़ते थे, फिर हम लोगों ने छोड़ दिया कि सीपीएम, क्योंकि अब सीपीएम का अल्टरनेट रूप आ चुका है, मतलब उसका अपडेटेड वर्जन आ गया, सारे सवाल वहीं से आते हैं, इसको लोग भूल चुके हैं। बट बीपीएससी की एक खासियत है कि वो भूली चीजों को याद दिलाती है। कैसे भूल गए, है ना, हम पूछेंगे उस चीज को। तो वहां से बीपीएससी ने ये सवाल रखा है। तो ये ऑफ कोर्स हम लोग अपने क्लास में अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी वगैरह के बारे में बात करते हैं, सो आई जनरली अवॉइड सीपीएम क्योंकि उसका एडवांस्ड वर्जन आ गया है। खैर, सीपीएम में 3 इंडेक्स होते हैं, सीपीएम में 3 इंडेक्स होते थे, राइट। एक था स्वास्थ्य और पोषण, है ना, बाल कुपोषण को शामिल किया गया, मतलब उसमें उम्र के हिसाब से और हाइट वगैरह के हिसाब से बालकों का, बच्चों का, बच्चियों का, चिल्ड्रन का जो कि 5 इयर्स तक के एज के हैं, उनका वेट कितना है, कम है तो उसको देखते हैं हम लोग, है ना। महिलाओं में शिक्षा के स्तर को देखा जाता है। ये दोनों नहीं है, इसके साथ साथ एक और चीज रहता है, उसको हम लोग कहते हैं संस्थागत प्रसव, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कितनी नहीं हुई है या उसका स्तर क्या है। तो संस्थागत प्रसव की कमी जो है, ये एक चीज रखी गई है। तो ये तीनों में यह कुपोषण को दिखा रहा है, यहां अभाव को दिखा रहा है, संस्थागत प्रसव की कमी को दिखा रहा है। जब भी आप मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पढ़ते हैं तो उसमें भी आप क्या करते हैं, उसमें भी आप अभाव के स्तर को ही मेजर करते हैं ना। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सीपीएम जो है, ये मतलब ये कह सकते हैं कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स विकसित हुआ है वो उसका शुरुआत है, प्रारंभ है यहां से। ऑल राइट, तो 1 और 2 ये आप लोगों को जवाब अब तक पता चल गया होगा, थोड़ा सा डिटेल में जाने की जरूरत थी। अब ये सवाल के बारे में अगर मैं आपसे कहूं, जैसे हम लोग क्लास में बहुत सारी चीजों के बारे में चर्चा करते हैं और मैं आप लोगों को अपनी क्लासेस में, चाहे जो भी क्लास हो, चाहे सक्षम का हो, चाहे प्रथम का हो, है ना, चाहे बाद में फिर फास्ट ट्रैक वाला किया, यशवी वाला किया, आप लोगों को शायद ध्यान होगा कि जब भी हर क्लास में मैंने लगभग एग्जाम्पल एक दिया था बासमती राइस वाला, कि अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हो तो क्या किया जा सकता है ना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हो तो क्या करेंगे। तो उसमें हमने कहा था कि एक्सपोर्ट जो होता है हमारे यहां से, उस एक्सपोर्ट को रोका जा सकता है। तो आप लोगों को ध्यान होगा, मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल लगभग हर बार दिया है कि कैसे मनमोहन सिंह की सरकार में बासमती चावल के एक्सपोर्ट को पहले कोटा कर दिया गया कि इतना ही कर सकते हैं, बाद में 6 महीने के लिए लगभग बंद कर दिया गया था। और तभी मैंने एक बात आप लोगों से बार-बार कही कि वैसे भी बासमती चावल का उत्पादन हमारे यहां ज्यादा होता नहीं है, तो हम घर के लिए रखेंगे कि बाहर एक्सपोर्ट करेंगे। तो अगर वो कहानी आपके दिमाग में होगी तो एक आइडिया रहा होगा आपके पास कि बासमती चावल में हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते ही नहीं है। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये हम लोगों ने एमसीक्यू के रूप में कराया हुआ है, राइट, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि हां, ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल है ना हमारी क्लास से था, और ये लगभग हर क्लास में बासमती चावल पर के निर्यात के प्रतिबंध को हम लोगों ने इन्फ्लेशन कंट्रोल मेजर से बात करते समय इस पे चर्चा की थी। तो अगर आपको याद होगा तो इसीलिए क्लास हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस तरीके के क्वेश्चंस, है ना। जैसे एक बार ऐसे ही क्लास में बात करते करते कर्पूरी ठाकुर और श्री कृष्ण सिंह का एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था बिहार केसरी के रूप में। तो वो भी एग्जाम, तो हम लोग कई चीजें आपस में बात करते हैं और वो क्वेश्चंस आते हैं, तो ठीक है। ये तो खैर वो तो अलग इश्यू था, यहां तो सीधे सीधे हम लोग बात कर रहे थे, दूसरे पर्सपेक्टिव में बात करते, लेकिन आप वहां से गेस कर सकते थे। हमारे यहाँ जो प्रमुख आइटम्स एक्सपोर्ट किया जाता है ना, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, इंजीनियरिंग गुड्स हो गए, जेम्स ज्वेलरी हो गया, कॉटन टेक्सटाइल हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटीरियल्स हो गए, ये सब हमारा टॉप एक्सपोर्ट लिस्ट है। बासमती राइस नो। खैर, भारत वन स्थिति रिपोर्ट हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, क्योंकि हुआ था, कुछ क्वेश्चंस किए थे वन स्थिति रिपोर्ट को लेकर के। तो जैसे आप देखो, कह रहे हैं कि देश का कुल वन और वृक्षावरण भौगोलिक क्षेत्र का 15% है।
तो यहां पर मैंने लिखा है ना, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर 25.17% है आपका। यहां पर मैंने बताया भी कि 0.1% का इंक्रीज, तो ये मैंने यहां पर 0.1% और इसका 0.05% यहां बताया था, लेकिन वहां पर चर्चा नहीं की थी जब पर कैपिटा इनकम वाली बात थी। तो ऐसा रहता है। तो ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन गलत हो गया। कह रहा है कि सबसे बड़े शीर्ष 3 राज्य झारखंड, अंडमान निकोबार। यहां पर ये सवाल देखो, एमपी हैज द हाईएस्ट परसेंटेज, तो इसको मैंने काट दिया था कि एमपी का परसेंटेज हाईएस्ट नहीं है, लक्षद्वीप का है। एमपी का क्या है? एमपी का टोटल एरिया है, मतलब सर्वाधिक क्षेत्र है एमपी का नंबर 1 पर। तो वैसे भी सर्वाधिक क्षेत्र में एमपी नंबर 1 पर है, तो झारखंड है नहीं, यहीं पर ये कट जाता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि चूंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग तरीके से क्वेश्चन रहेगा। तो एकमात्र, अब एक से अधिक तो सही है होएगा नहीं यहां पर, तो एकमात्र जो बचता है ऑप्शन वो है वृक्षावरण महाराष्ट्र में। इत्तेफाक से और सारी चीजों पर बात की थी हमने कि लाइक बैम्बू कितना है, कार्बन स्टॉक, मैंग्रोव, सब पे बात की थी। ये पता नहीं वृक्षावरण कैसे छूट गया, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आप इन दोनों क्वेश्चंस के आधार पर, जो अलग ऊपर के 2 स्टेटमेंट्स हैं, उसके आधार पर सही किया जा सकता था। सो बेसिकली मैं ये नहीं कहता कि स्ट्राइक रेट अच्छा था अपने क्लास का, बिल्कुल नहीं कह सकता, लेकिन और मैं क्या सेटिस्फाइड हूं? एकदम सेटिस्फाइड नहीं हूं। और जब से मैंने क्वेश्चन पेपर देखा है, तो मैं आप लोगों को जो कहता था कि लाइक एमसीक्यू करोगे तो होगा, क्लासेस करेंगे तो होगा। अब अगर किसी ने इस हिसाब से मेहनत की हो, जो कि ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा इसके लिए दिमाग को शांत रखना और डेटा को ध्यान में रखना होता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी चीजें रहती हैं, तो आपके लिए ऑफ कोर्स ये डिफिकल्ट था। लेकिन इन क्वेश्चंस को, जो भी क्वेश्चंस अपनी क्लास से हैं, जो आप लोगों ने, कुछ चीजों को मैंने याद भी आपसे बोल बोल करके करवाया था, जिन बच्चों ने भी वो सेक्शन पकड़ा होगा, उनको श्योर थोड़ा सा अपर एज लीड मिलेगा। ये पेपर आप लोगों के लिए फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है इकोनॉमिक्स का, मेरे लिए चैलेंजिंग है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में ऐसा नहीं हुआ कि मेरा स्ट्राइक रेट इतना कम रहा है। मेरे लिए चैलेंज है बीपीएससी के इन चीज़ों को देख करके, और थोड़ा सा रेग्रेट वाली बात चली आती है ना, कि वो सारा सेक्शन, वो है ना अनएम्प्लॉयमेंट वाला, वो पढ़ करके अंडरलाइन करके मैंने वो क्वेश्चंस नहीं बनाए। तो वुमेन स्पेसिफिक था, हमने क्लास में जिक्र किया था, सिर्फ वो बताया कि वो फॉर ऑल एज ग्रुप है, फॉर 15 ईयर्स एंड अबव वाला है। 15 ईयर्स एंड अबव वाला की चर्चा सब जगह थी, तो मैंने वहीं से क्वेश्चन बनाया। उन्होंने फॉर ऑल एज ग्रुप कर दिया, तो फिर मैंने उस क्वेश्चन को बाद में डिस्कस ही नहीं किया, क्योंकि आपके अंदर कंफ्यूजन हो जाएगा कि है ना 58 और 60 है लेबर फोर्स और वर्क फोर्स, या फिर ये 43 और 45 है ना वर्क फोर्स और लेबर फोर्स। तो बट किस्मत नहीं थी मेरे साथ। खैर, तो दिस इज इट एवरीवन। होप नेक्स्ट ईयर, एक तो चैलेंज है, आई विल इम्प्रूव। चलिए, थैंक यू वेरी मच।